जिनका यूज मानव करता है, गाड़ी, वाहन, बस, रेलगाड़ी। उन्नत साधनों का विकास होता है। और शिक्षा भी तो आएगी। शिक्षा भी आएगी और क्या खेती वगैरह उसी में आएगी। टॉपिक हमारा क्या है? एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा का क्या है? ठीक है, तो शिक्षा इंपॉर्टेंट है, मेन बात है। अब मानव संसाधन का अर्थ एवं विकास समझेंगे तो मानव संसाधन वे होते हैं जिसमें व्यक्ति की कार्यकुशलता बढ़ाते हैं, यानी जिन चीजों से मनुष्य का काम आसानी से होता है। ठीक है, जो काम हम 1 घंटा में करते हैं और अगर हम संसाधन का यूज करेंगे तो वो हमारे कम समय में यूज होगा। ठीक है, दो व्यक्ति अगर एक व्यक्ति पैदल जा रहा है और एक व्यक्ति किसका यूज कर रहा है? संसाधन का, ट्रांसपोर्ट का, तो वो जल्दी पहुंचेगा और पैदल वाला व्यक्ति देर से पहुंचेगा। जिनके प्रयोग से व्यक्ति अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। जैसे अब नेटवर्किंग की दुनिया है, पहले व्यक्ति को किताबों को सर्च करना होता था, किताबों के जरिए 4 किताबें पढ़ते थे, 10 किताबें पढ़ते थे, तब वो चीजें मेंशन कर पाते थे। अब क्या है? नेटवर्किंग की दुनिया आ गई। अब हमें झट से किसी भी क्वेश्चन का सवाल चाहिए हो तो हम क्या करते हैं? तो इसमें क्या होता है, हमारे जो लक्ष्य है वो जल्दी ही इजीली हमें मिल जाते हैं। ठीक है, निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं, कम समय में अपने कार्यों को पूरा कर पाते हैं, वो मानव संसाधन हो गए। जैसे इसमें आ गया हमारे परिभाषा में लिखेंगे विद्यार्थी के अनुसार इन्होंने क्या बताया? व्यक्ति की योग्यता एवं कुशलताएं आती है, व्यक्ति योग्य हो जाता है और कैसा हो जाता है? कुशल हो जाता है, कार्य को जल्दी कर लेता है। उसके बाद अभिवृत्तियां में व्यक्ति योग्यता एवं कुशल में क्या उन्होंने बताया कि व्यक्ति की योग्यता कुशल कैसी होती है? जन्मजात से निर्धारित। हाँ, और दूसरी बात उन्होंने क्या बताया कि अर्जित एवं अर्जित भी होती है, व्यक्ति प्राप्त भी करता है। कुछ तो उसके पास जन्मजात होती है यानी पहले से उसको मिल जाती है, दूसरी वो अर्जित करता है यानी ग्रहण करता है। अर्जित यानी दूसरों से ग्रहण करना। दूसरा अभिव्यक्तियां, शिक्षा को क्रियान्वित करने के संबंध में विचारधारा। अभिव्यक्ति में क्या आएगा? अगर हम शिक्षा देंगे तभी उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ेगी, विचार आएंगे। ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब हो गया एक तरीके से अभिप्रेरणा हो गई आपकी मोटिवेशन। अभिव्यक्ति यानी हो गई आपके अंदर क्या क्या क्षमताएं वो हम किसके द्वारा बढ़ाएंगे? शिक्षा के द्वारा। ठीक है, आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या क्या कैपेसिटी है, लेकिन हम जब आपको बताएंगे तब आप उसके लिए जागरूक होंगे। फिर आता है ज्ञान, जो तथ्यात्मक एवं संवादात्मक होते हैं। ज्ञान कैसा होता है? एक तो तथ्यात्मक माने किसी चीज से जुड़ा, उसका कोई फैक्ट है, तथ्य है, ऐसे नहीं कि हमने आलतू फालतू जोड़ दिया। दूसरी बात कैसा होगा? संबंधात्मक, मतलब रिलेशनशिप होगा उसका उस चीज से, किसी भी घटना से जुड़ा होगा, उसका उससे रिलेशन होगा। फिर क्या होती है? शक्ति कैसी होती है? शारीरिक व मानसिक। हमारे पास एनर्जी दोनों प्रकार की होगी, जहाँ हमें बल का यूज करना होगा वहाँ हम बल दिखाएंगे, जहाँ हमें दिमाग का यूज करना होगा वहाँ हम दिमाग का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि दिमाग की जगह बल का यूज करेंगे, कुछ काम दिमाग के द्वारा यूज किए जाते हैं, कुछ काम शारीरिक शक्ति द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। अब एग्जाम में अगर कहा जाए तो आप उसमें वहाँ पे शारीरिक शक्ति यूज करोगे कि मानसिक शक्ति यूज करोगे? ऐसा तो नहीं दौड़ लगा रहा पे पढ़ने के लिए, और रेस के लिए हमें शारीरिक शक्ति का यूज करना है, अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करना है। अब ग्राफ एंड कैटल के अनुसार मानवीय संसाधनों के अंतर्गत निम्नलिखित साधन सम्मिलित किए गए हैं। एक तो आपका समय आएगा, समय होगा हमारा मेन। दूसरी एनर्जी, इंटरेस्ट होना चाहिए, योग्यताएं, कौशल, अभिव्यक्ति यानी एटीट्यूड्स। अभिव्यक्ति हमारी क्या हो गई? एटीट्यूड्स। अब वो एटीट्यूड नहीं जो हम ईगो का बात करें, वो एटीट्यूड नहीं, यहाँ अभिव्यक्ति हमारी दूसरी होगी। ठीक है, प्राचीन काल में मानव संसाधन एवं आय के स्रोत कैसे थे? ये नोट्स कर लेना। हम करेंगे प्राचीन टाइम की बात करेंगे, प्राचीन काल में मानव संसाधन और आय के स्रोत। पहले क्या है? रॉयल पैट्रोनेज, राजकीय संरक्षण, उच्च शिक्षण संस्थाओं को सरकार संरक्षण प्रदान करती थी तथा राजा निरीक्षण हेतु जाया करता था। उदाहरण के लिए नालंदा विश्वविद्यालय का संचालन हर्षवर्धन ने किया। याकलव्य संहिता में ब्राह्मणों के आवास की व्यवस्था करना राजा का कर्तव्य था। जब बालक शिक्षा पूरी कर लेता था तो शास्त्र द्वारा उसकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाता था। शिक्षा पहले से चली आ रही है, ऐसा तो नहीं कि आज ही ग्रहण कर रहे हैं, पहले भी होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय हुए, तक्षशिला विश्वविद्यालय हुई, यहाँ पे
पहली सबसे बड़े विश्वविद्यालय होते थे। सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी थी। इसको किसने जलाया था? इसको किसने जला दिया था बताओ? आग लगा दी थी। चूल्ही लगाई थी, कई किताबें जली, बताओ किसने जलवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना है? नाम तो सुना है ये। सुना ही होगा बस। अब तक सर्च करके आना कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जलाया और कितना क्या इसका नुकसान हुआ, ये तुम सर्च करके आओ, ठीक है। एक नालंदा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई? जैसे इसमें तो बता दिया हर्षवर्धन की बात हो रही है, ठीक है। अब इसको जलाया किसने था? कितना नुकसान हुआ अब हमें नहीं पता, कुतुबुद्दीन हम तो हो सकता गलत बता रहे हो। सही बात है, बताएंगे हम डिस्कस करके बताएंगे, सर्च करेंगे कितना नुकसान हुआ? एक तक्षशिला, इसके बारे में भी जानकारी लेके आओ। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इसकी जानकारी लेके आओगे क्या है? सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है ये, विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, ठीक है। दूसरा आता है ग्राम अनुदान। राजा लोक शिक्षण संस्था को चलाने के लिए, इसमें पहले क्या आ गई थी हमारी राजकीय क्या था? संरक्षण। संरक्षण यानी संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब जो हो गई किसी को आश्रय देना। संरक्षण यानी हम किसी भी जगह जाके आश्रय लेना। जैसे इन्होंने बताया कि राजा लोग का काम था, जैसे राजा लोग का काम क्या था? ब्राह्मणों को आवास की व्यवस्था कराना। हमने वहाँ पे संरक्षण लिया है रुकने के लिए, पढ़ाई करेंगे। जब पढ़ाई पूरी हो जाती तो उनका मूल्यांकन होता था कि बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। दूसरा आता है ग्राम अनुदान। ग्राम अनुदान में क्या आएगा? हाँ, राजा लोग शिक्षण संस्था को चलाने के लिए ग्राम या भूमि का अनुदान देते थे। वैदिक साहित्य में पितृयान ने रैक्वे को कई गांव अनुदान के रूप में दिए थे। इस गांव का नाम रकबे पर्ण है। ये वैदिक साहित्य की बात कर रहा है, वैदिक काल में वहां पर ऐसी बात है। धनदान, ये तो अभी भी चलते हैं। धनदान में क्या आएगा? शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन के लिए गुरुओं के लिए धन की व्यवस्था की जाती थी। कौन करता था? राजा। इधर से इस धन से गुरु आश्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वहां रहने वाले अनेकों परिवार का भरण पोषण किया करते थे। जैसे अब आश्रम चलने लगे, पहले भी ऐसा था, अब भी था। आश्रम में लोग कई लोग देते हैं, दान करते हैं आश्रम में, वृद्धाश्रम में, बाल आश्रम में, इस तरीके के अनाथालय में, हर तरीके में दान करते हैं। जब राजा के मुनियों को अपने दरबार में यज्ञाधिकारी बुलाया जाता था तब स्वर्णाभूषण धन आदि राजा लोग को ना स्वर्ण देते थे, मुद्राएं देते थे, ठीक है। चौथा क्या है? पशुदान। इसमें सीधी बात है, हाँ, जो अभी भी चलता है, गाय जानवर जो भी दान करना हो। राजा जनक के दरबार में 1000 गाय हमेशा दान के लिए तैयार रहती थी। उन्होंने याज्ञवल्क्य को अनेक बार गाय दान की। सोचो, पहली बात तो राजा महाराज के पास वैसे ही बहुत होता था, वो तो देते ही थे। किसी को घोड़ा दे दिए, किसी ने अपनी सेना दे दी, ये दरबारिया देते रहते थे। धार्मिक अनुष्ठान द्वारा धन अर्जित। धार्मिक अनुष्ठान जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजसनेय यज्ञ करने पर आचार्यों को धन पशुदान मिलते थे। वे समस्त संस्कारों को पूरा कराते थे। उससे प्राप्त आय छात्रों के भोजन और निवास की व्यवस्था की जाती थी, ठीक है। भिक्षा द्वारा अर्जित सामग्री, कई लोग भिक्षा मांगते थे, ठीक है, उसमें भी उनको सामान मिलता था, भोजन मिलते थे। और भिक्षा द्वारा छात्र बहुत कुछ प्राप्त कर लेते थे। छात्रों से पहले भिक्षा मंगवाई जाती थी ना, जगह जगह जाओ, ये लेके आओ। गुरु दक्षिणा द्वारा गुरुकुल की आय में वृद्धि होती थी। यद्यपि शिक्षा निःशुल्क लेना मना था, फिर भी विद्यार्थी गुरु को किसी न किसी रूप में गुरु दक्षिणा अवश्य देते थे, जो अभी भी चलती है।
अपनी मर्जी से आप अपने गुरु को कुछ भी दे सकते हो। पहले गुरु मांगते भी थे, क्योंकि वो एक दक्षिणा, एक प्रथा थी, गुरु को देना ही है, चाहे आप खुशी से दें या गुरु ने जो भी मांगा हो वो आपको देना है। जैसे एक अर्जुन के गुरु ने क्या मांगा था, द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा मांगा। ठीक है, अब आती है मध्यकाल में मानव संसाधन के आय के स्रोत। ये हटा दें। प्राचीन काल का हो गया, अब मानव आ गया, यानी मिडल। क्या होगा, भूख लग रही लगी तो ठंडाई में इधर अगर कट भी आएगा तो क्या है, ऊपर और ठंडा लगेगा, बैठो वहीं पे। नाम दिए तुम्हारा टेंशन। मध्यकाल में मानव संसाधन और आय के स्रोत। और आय के स्रोत। बेटा चार्ट कहाँ है? हाँ जी, चार्ट उड़ रहा था, लहरा रहा था क्या वो? है मुझे पैर लगे थे, नदी में छलांग मारने चला गया, नहाने लगा है। हाँ बिल्कुल। ज़कात धार्मिक कर। ज़कात क्या होता है? एक ज़कात होता है, एक जजिया होता है। दोनों में अंतर क्या है? ज़कात और जजिया। गुरुकुल होता था, ऐसे क्यों होता होगा? ज़कात किसी में देना होता है, पैसे दोनों ही कर हैं, ज़कात का जजिया का दोनों ही कर हैं, पर दोनों अलग अलग जगह लगाए जाते हैं। ज़कात हिंदुओं से लिया जाता था और ये मुसलमानों से लिया जाता है। कर तो नहीं है, वो भी कैसा कर? धार्मिक स्थानों पर जाने पर। जब लोग अपनी धार्मिक जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें टैक्स देना होता है। जैसे हज जाते हैं अभी लोग, तो अब टैक्स नहीं है, अब तो निःशुल्क यात्रा होगी। पहले लोगों को हज, जैसे अगर ज़कात हिंदू लोग अपने धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं तो उन्हें टैक्स देना होता था, एक द्वार होता था, वो ज़कात कर हो गया। जजिया कर मुसलमानों से लिया जाता था, जिसमें अकबर ने फिर इन कर को हटाया गया। क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम को एकता के भाव से देखता था। उसने तो दीन इलाही की स्थापना की, यानी हिंदू मुस्लिम एक हैं, कई उसने काम किए। तो ज़कात में क्या होता था? धार्मिक कर था, जिसमें मध्यकाल मुसलमान युग था, ये मुसलमान के शासन में लगाया गया था। इस काल में बालकों से शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता था, तो लोगों को शिक्षित करना पवित्र काम समझा जाता था। शिक्षा दान को विभिन्न धर्म गुरुओं ने पवित्र माना। पैगंबर के अनुसार शिक्षा दान से अधिक मूल्यवान उपहार कोई नहीं है। ठीक है, कौन सी क्लास के हो? फर्स्ट ईयर की एजुकेशन है। अहादीदास के अनुसार शिक्षा ईश्वर की आराधना बताया गया है। ठीक है, अब आता है आधुनिक काल में शिक्षा के स्रोत। मानव संसाधन और आय के स्रोत।
पढ़ाई नहीं आई तुम्हारे? क्यों? 26 नवंबर की तैयारी चल रही है। 26 नवंबर 26 नवंबर को क्या है? बताया तो था भूल गए। संविधान के बाद संविधान दिवस है, उसके लिए काफी बड़ा काम करना है। तैयारी करो अभी से, क्योंकि जिसका ज्यादा अच्छा होगा उसको फिर यूनिवर्सिटी जाना है। मैम वहाँ पे हर चीज में भाग ले सकती है एक में भाग ले सकते हो। पूरे महीने का भी मिला वहाँ पे भी तो रहना पड़ेगा। बताया तो था क्या क्या कंपटीशन है बताया था। रंगोली, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे शायद स्पीच वगैरह का है। वहाँ पे मैं एक बार और देख लूंगी क्या है, लेकिन उसकी तैयारी मैं आप एक बार और दोबारा से रिपीट कर दूं। पता नहीं है, ग्रुप में डलवा देंगे आज। हाँ जैसे बोल दिया था हमने उस दिन ग्रुप का, लेकिन डला नहीं है तो मैं आज ग्रुप में डलवा बच्चे बहुत आने मेरे हिसाब से रंगोली स्पीच और ये तो मैं तो मेरे पास में नोटिफिकेशन भी नहीं आया। किस चीज का बिल्कुल मैं हमारे पास नहीं आ रहा। हाँ ये बताइए। सच में नहीं आया। रंगोली स्पीच और सभी को पार्टिसिपेट करना है और तैयारी करते चलो। बताओ तो। बता तो रंगोली है, कला है, आर्ट है। चित्रकला है, रंगोली है, भाषण है, हाँ पूरी कॉलेज में होता है और फल कुछ भी नहीं है। समोसे हाँ सर संविधान में सब संविधान में। सास रंगोली और चित्रकला तो वैसे ही हमसे लिखूंगा। ये टेबल बनाओ, बुक में भले ही बनी नंबर बनाओ। मैम और वहाँ पे मतलब वहाँ पे देख के बोलना कि ऐसे ही बिना देख के। और ये तो वैसे बिना देख के बोलना है, देख के नहीं। हम सब मतलब वहाँ पे बोलेंगे तो बिना देख के ही बोलना। कल भूल गई थी, मैंने कहा था कि अटक जाती है। लास्ट वाला भूल गए थे और तो सबसे बोले थे ना। तो एक पूरा काम बोले थे हमने, तो एक छोड़ दिया था, 3 बोले थे, 4 करे थे ना हमने यार। एक छोड़ ही तो दिया था बिल्कुल। भूल गए थे तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, उसको बोला ही नहीं। सब अटक जाते हैं, पता है। क्यों डर लगता है ना? साउंड वालों को क्योंकि अभी तुम लोग को आदत नहीं है इस चीज पे हाँ, करने की। अभी नहीं है। इसलिए तुम लोगों से कहते हैं पार्टिसिपेट करते रहो, सरगंती तुम गायब होते रहा करो, ठीक है। जब प्रोग्राम हो उस दिन खासकर गायब हो जाया करो, बाकी दिन आया करो। ये क्या डर लगता है? सही घर भी गायब हो गए नहीं अंदर लग रहा वो नहीं आता है, वो टीचर डे के चिल्ड्रन डे के दिन भी नहीं आए, टीचर डे पे भी नहीं आए सर। आया टीचर्स डे पे आया था, मुझे लगता मैं वो आया था टीचर्स डे पे। आया था नहीं ना। आए, चिल्ड्रन डे पे आप नहीं आए। चिल्ड्रन डे की नहीं गए, नहीं बाकी टीचर्स डे नहीं आए, 5 सितंबर नहीं आए, आए थे वो। हमें ख्याल है नहीं आए, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं आए। याद नहीं है। हो सकता है मैंने पूरी लव स्टोरी हो सकता है। मैं इसके हिसाब से हो जाता है। नहीं इस हिसाब से मैं पूरी लव स्टोरी। वो आया था, वरुण आया था शायद। ये नहीं आया ना, मुझे याद है। ना मैं ये नहीं आया था, वो आया था। ये मेमोरी नहीं है हमारी कम। अब आपकी कैसे हो सकती। चिल्ड्रन डे पे आप नहीं आए थे। चिल्ड्रन डे पे मना ही कर रहे थे, वैसे ही बच्चों से मना कर रहे थे हाँ मैं मना करके गई। कि मैं नहीं आऊंगी, मुझे काम है। और मैं माफी नहीं हम आए थे फिर आपने सही। बताया। हम बता के जाएंगे इसलिए हम आए थे। याद है आप? अच्छी लालच है। बर्थडे नहीं होते, किसी के बर्थडे नहीं आ रहा है तुम लोगों में से? मैं मेरा आने वाला है परसों है मेरा बर्थडे। परसों है। वो तुम्हारा मेरा तो चला गया। झलकारी ये तो भाई सब गरीब आदमी अपनी बनाते अरे तो क्लास में ऐसे सेलिब्रेट करो। सबकी पता ही नहीं गौरव की तरह। झलकारी भाई जयंती के दिन है मेरा शायद परसों। चलो अच्छी बात है, सब सेलिब्रेट जब बर्थडे तो आते रहते हैं, सेलिब्रेट नहीं होता है। करो। टॉपी पार्ट है, बस हो गया सेलिब्रेट। कब है तो बता दो। आज ही मना देंगे। तो मतलब ही क्या है, फिर वो बर्थडे वो तो इतने सेलिब्रेट भारत में किसी न किसी
की बात कर सही बात है। फारस से भी क्या करना है? अपनी क्लास में अपनी सोचो। तुम तो कुछ बुक वगैरह लेके नहीं आए हो ना? नहीं मैं पेपर दे रहा पेपर देने आए हो? फिर चले यार जाओ। नीति से तुम्हें ज़्यादा हंसी आती है, पिटना है? मैम जी बहुत मजा लेते हैं पीटना नहीं हम चले नहीं मैं अरे सादे में पढ़ेगा इसलिए वो कहता है हंसने से खून बढ़ता है। ज़्यादा ना बड़ा खून तो चलो फिर वो बनी ना अपनी बॉडी बहुत बड़ी बन गई नहीं हुई? उनकी दीवार ऐसी कर बन गई जल्दी करो, एक पेज और रह गया, पेज खत्म। बन गई ठीक है, ये हो गई। इसमें कोई डाउट है? मैम समझा दो शैक्षिक आय के स्रोत में क्या आएंगे? अनुदान और दूसरा स्वार्जित धन। स्वार्जित धन में क्या आएंगे? खुद से अर्जित करना धन। जैसे मेहनत से करना कमा के। शैक्षिक संस्थाएं, जिन्हें हमने ऐसी संस्थाएं खोली जिसमें हम खुद धन लगा रहे हैं, ठीक है, और धन अर्जित कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है। अनुदान में हमारे क्या आएंगे? जिसमें हम दान कर रहे हैं, शासकीय और अशासकीय जाएगा। शासकीय में आपके सेंट्रल, स्टेट एंड पूरा स्थानीय जाएगा, ठीक है। जैसे केंद्र सेंट्रल सरकार चला रही है, स्टेट सरकार चला रही है, बाकी पूरा सरकार चला रही है। अब यहाँ पे अशासकीय में हमारा व्यक्तिगत संस्थान आएगा, पर्सनल, हमारे जो खुद के चला रहे हैं, खुद की संस्था चला रहे हैं, और अन्य स्रोत भी हैं जिसमें हम क्या करते हैं? आय कमाना। ये आय कमाने वाले स्रोत हैं जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं। स्वआर्जित में क्या होगा हमारी? अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख देंगे हम, अगर हमने लिख दिया शैक्षिक संस्थाएं, कुछ ऐसी संस्थाएं क्या करती हैं? शुल्क या फीस लेती है, ठीक है, हाँ, और संचित पूंजी या ब्याज भी, कुछ हम टैक्स लगा कर भी अर्जित कर रहे हैं। हमने मान लो कहीं पे भी ऐसी संस्था खोल ली जहाँ पे हमने टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है, शुल्क या फीस ले रहे हैं, कहीं भी कोचिंग वगैरह चला रहे हैं, उससे हम आय तो कमा रहे हैं ना। ये हमारा खुद का निजी व्यवसाय है जिसमें हम खुद का व्यवसाय लगाते हो, हमारे पूंजी भी ना लगे, हम व्यवसाय ले रहे हैं। मान लो हमने कोई इंस्टीट्यूट चलाया, अब यहाँ पे हमने प्राइवेट संस्था से एक रूम लिया, हमें पूंजी देना है, तो हम क्या करेंगे? बच्चों से फीस लेंगे, हमें भी तो देना है ना पूंजी। हम आय कमा भी रहे हैं और फिर दे भी रहे हैं, दोनों ही काम होने, ये आय कमाने के स्रोत होगा। अब आता है मानव संसाधन में शिक्षा की आवश्यकता। शिक्षा की आवश्यकता जरूरी होती है क्योंकि इससे क्या होता है? व्यक्ति की समय और शक्ति, अभिरुचियां, क्षमता, योग्यताएं, कौशल, ज्ञान आदि मानव संसाधन में आएंगे। व्यक्ति की रुचियां बढ़ेंगी, ठीक है, उसमें समय की बचत होती है, उसके अंदर एनर्जी आती है। अभिरुचियां यानी जैसे इंसान के अंदर क्या क्या स्किल है, आपके अंदर क्या क्या कौशलताएं पाई जाती हैं। आपको मान लो अच्छा बिजनेस करना आता है, आपको पता है कि आपको आता है, लेकिन अगर हम उन चीज़ों को और बताएंगे कि आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा शिक्षा के द्वारा, तो आप और अच्छा बिजनेस कर पाओगे, फिर और प्रोग्रेस करोगे, आपका उत्पादन बढ़ेगा, पैसे ज़्यादा कमाओगे। हम कोई भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, चाहे वो फिर निजी हो या सरकारी हो। सरकारी में पैसे कमाती है, अब सरकार भले ही कॉलेज खोले, स्कूल खोले, तो उसको भी तो फंड मिलता है ना। वो जितनी मात्रा में स्कूल कॉलेज खोलेगी तो उससे उसका बढ़ावा होगा, ठीक है। हर एक चीज का ये शैक्षिक आय के कमाने के स्रोत होते हैं। शैक्षिक माने शिक्षा से जुड़े ये स्रोत है। दूसरी बात आती है मानवीय संसाधन में शिक्षा का महत्व। मानवीय संसाधनों से व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, विकास होता है। दूसरा, उपयोग से आर्थिक विकास होता है। जितना ज्यादा उपयोग करेगा उतना हमारा आर्थिक प्रोग्रेस होगी, यानी धन का विकास होगा। देश और समाज में राज्यों का विकास होगा, धन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उतनी ही देश और समाज का विकास बढ़ेगा। हम अपने देश को जितना ज्यादा व्यापार करेंगे, उतना उत्पादन करेंगे तो देश का व्यापार होगा। अब क्या, अगर भारत जितना ज्यादा उन्नतिशील करेगा तो विदेशों से लोगों के आएंगे कि अरे भारत बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, क्यों ना हम इनसे व्यापार करें। यही तो होता है। इससे क्या होता है? आर्थिक विकास शुरू होता है। फिर क्या होता है? व्यक्ति को कौशलों की प्राप्ति होती है शिक्षा से। उसके अंदर क्या क्या स्किल पाए जाते हैं। जैसे अब सरकार ने कई कई जगह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्यों शुरू की है? क्योंकि आपके अंदर क्या क्या स्किल है वो व्यक्ति को हम सिखाएंगे, उसको एक सर्टिफिकेट देंगे, आपके पास मान्यता हो जाएगी, फिर आप खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। आपके पास एक मान्यता है, क्योंकि आप ऐसे डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना आता है। व्यक्ति समय से बचकर ज्ञानार्जन के रूप में लगा देता है। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य जीविका उपार्जन करना, योग बनाना। यानी अगर आप व्यक्ति को शिक्षित कर देंगे तो वो अपनी जीविका यानी जीवन चलाने के लिए जल्दी ही आत्मनिर्भर हो। अब जैसे अगर हमने शिक्षित नहीं किया तो व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि हम कैसे घर को चलाएं। कभी वो लेबर का काम करेगा, कभी घर पे बैठा रहेगा, क्योंकि उसका दिमाग नहीं चल रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम परिवार को कैसे चलाना है। अगर हम उसको शिक्षित कर देंगे तो उसको ये समझ में आएगा कि हम किस काम से कैसे अपने परिवार का जीवन चला सकते हैं। उसको समय की भी बचत होगी
और इजीली वो अपना काम कर सकता है। ठीक है, मानव संसाधन के प्रकार। अब मानव संसाधन के प्रकार में एक तो आएगा आपका शक्ति, ज्ञान, योग्यता, अभिवृत्तियां, रुचियां, समय। शक्ति में क्या आएंगे आपके देश, राज्य और परिवार। ज्ञान में आपके क्या आएंगे तथ्यात्मक जो जुड़े होते हैं। संवादात्मक यानी रिलेशनशिप, ठीक है। और संवादक में आपके देश, राज्य, परिवार। देश से आपका संबंध होता है, राज्य से भी होता है, परिवार से होता है। इन सबसे आपका बिना रिलेशन के आप काम नहीं करेंगे। अभिवृत्ति में क्या होगा परिवर्तन संबंधी अभिवृत्ति, यानी आपकी रुचियां परिवर्तन के अकॉर्डिंग होगी। जैसे जैसा परिवर्तन होगा वैसे वैसे आपकी रुचियां चेंज होती जाएंगी। रुचियां में व्यक्तिगत रुचियां भी आ जाती हैं। ये टेबल याद कर लेना, रुचियां दोनों टेबल शिक्षित आय के स्रोत। और अभी हम होमवर्क देखें, बताएं मानवीय शक्ति शिक्षण नियोजन। अब हम शिक्षा करेंगे तो क्या होगा मानव शक्ति एवं नियोजन होगी। कैसे बताओ, मानवीय शक्ति एवं नियोजन। नियोजन से मतलब क्या होता है प्लानिंग, ठीक है। हम शिक्षा के द्वारा क्या करते हैं प्लानिंग करेंगे, कैसे कब क्या काम करना है। बिना शिक्षा के हमें प्लानिंग का काम नहीं आएगा। हम अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करके अलग अलग ढंग से काम करेंगे तो इससे क्या होगा समय की बचत भी नहीं होती है और दूसरा हमारा काम भी सही नहीं होता है। शिक्षा के द्वारा हम अपने काम को प्लानिंग के द्वारा कर सकते हैं, कब हमें कैसे कैसे स्टेप से काम करना है। दोहरी शैक्षिक प्रवृत्ति, शिक्षा दोहरी शैक्षिक प्रवृत्ति को अपनाती है। एक तरफ व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाकर चरित्र निर्माण करती है और दूसरी तरफ व्यक्ति को संसार में अच्छा जीवन जीने योग्य बनाती है, यानी दो कामों को पूर्ण करती है शिक्षा। फिर क्या आता है मानव विकास संसाधन के उद्देश्य। उद्देश्य में वही आएंगे आपके जो मानव का विकास करने के लिए होते हैं, ठीक है। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। पहला आएगा चैप्टर नंबर 8। अब इसमें होमवर्क लिखो। पहले चैप्टर के हमने होमवर्क दे दिया है इसमें एजुकेशन में, ठीक है। वो याद करने के लिए याद करते चलो, एग्जाम आ रहे हैं। तो बता दो कि याद करना पूरे साथ का, ठीक है। पहले चैप्टर याद करके आना। और क्या आपका छोटे छोटे देंगे ना क्वेश्चन आंसर, क्यों नहीं हो पाएगा। पहले चैप्टर में क्या है वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था उसकी विशेषताएं, ठीक है। दूसरा है विद्यारंभ संस्कार। पहला चैप्टर देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है देखो पेज नंबर पहले तो ये प्रस्तावना में आप बता देंगे, ठीक है। दूसरा आता है शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, 5 पूरे ही दे रहे हैं ना, पूरे करके आना। चलो ठीक है, आधा दे दो, आधा दे दो। ठीक है 10 पेज तक करके आना, यहाँ तक समझ में आया। यानी गुरुकुल का स्वरूप पूरा आ जाएगा। हेडिंग हेडिंग याद करके आना, हेडिंग ही तो करना है, पॉइंट तो हम पूछेंगे ना आपको, ठीक है। पीछे वाले को बता देना अगर उनके